चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सोचिए एक बच्चा है, वो अपने दोस्त के अमीर पिता को देख रहा है समंदर किनारे की एक बहुत महंगी जमीन खरीदते हुए। हम्म। और उसे हैरानी होती है। वो सोचता है कि मेरे अपने पिता जो इतने पढ़े लिखे हैं, ऊंची तनख्वाह वाले सरकारी अधिकारी हैं, वो ऐसा कभी क्यों नहीं कर सकते। और ये एक बहुत ही मासूम सा सवाल था, लेकिन यही सवाल उस बच्चे के लिए एक सफर की शुरुआत बना, एक पेशेवर निवेशक बनने के सफर की। बिल्कुल, और आज हम उसी सफर को समझने की कोशिश कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग के जरिए। हाँ, ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि पैसा कहाँ लगाना है, बल्कि उस सोच पर जोर देती है, उस दुनिया पर जहाँ अमीर लोग निवेश करते हैं और जहाँ मतलब गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पहुंच ही नहीं पाते। सही बात है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इस किताब को दोहराना नहीं है, बल्कि उस सोच के धागों को खोलना है जो कुछ लोगों को आर्थिक रूप से इतना सफल बनाती है। हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट जैसे आइडियाज को देखेंगे, संपत्ति और दायित्व के बीच का वो असली फर्क समझेंगे जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। और उस मानसिकता को जानेंगे जो वित्तीय स्वतंत्रता की असली नींव रखती है। ये एक ऐसी पड़ताल है जो शायद पैसे को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो चलिए इसी मानसिकता से शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत एक बुनियादी सवाल से होती है जो हर कोई पूछता है, मुझे किसमें निवेश करना चाहिए। हाँ, और ज्यादातर लोग इसका जवाब ढूंढते हैं किसी स्टॉक में, किसी प्रॉपर्टी में। हाँ, एक हॉट टिप चाहिए होती है, लेकिन किताब कहती है कि ये सवाल ही गलत है। असली जवाब किसी चीज में नहीं बल्कि एक सोच में छिपा है। जब लेखक ने अपने अमीर डैडी से पूछा कि वो इतनी महंगे जमीन कैसे खरीद सकते हैं, तो जवाब क्या मिला? जवाब मिला, मैं इसे खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता, लेकिन मेरा व्यवसाय उठा सकता है। ये लाइन सुनने में बहुत सीधी है, पर इसमें बहुत गहराई है। बहुत ज्यादा। ये एक जबरदस्त मानसिक बदलाव है। हाँ, ये अपनी पर्सनल कमाई की सीमाओं से बाहर निकलकर सोचने की बात है। ये एक सिस्टम बनाने पर फोकस करना है जो आपके लिए संपत्ति बनाए, भले ही आप उसे खुद ना खरीद सकें। और किताब में एक आंकड़ा भी है जो चौंका देता है कि लगभग 90% शेयर सिर्फ 10% लोगों के पास है। बिल्कुल। और ये किताब उसी 10% की सोच को समझने के बारे में है। और ये सोच पैसे की दो अलग-अलग दुनियाओं को देखती है। एक दुनिया जहां पैसा हमेशा कम पड़ता है और दूसरी जहां पैसा जरूरत से ज्यादा है। और वो और पैसे को अपनी तरफ खींच रहा है। अमीर डैडी का तर्क था कि लॉटरी जीतने वाले लोग भी कुछ ही सालों में फिर से कड़के हो जाते हैं। हाँ, ऐसा इसलिए नहीं कि पैसा खराब है, बल्कि इसलिए कि वो पैसे को उसी पुरानी मानसिकता से संभालते हैं जिसकी वजह से वो शुरू में गरीब थे। मतलब वो सिक्के का बस एक ही पहलू देख पाते हैं। बिल्कुल, पैसे की कमी वाला पहलू। एक असली निवेशक जो होता है, वो बाजार के चढ़ने या गिरने दोनों में पैसा बनाता है। उसे पता है कि बाजार के गिरने पर भी मौके होते हैं, शायद चढ़ने से भी ज्यादा। शायद ज्यादा। जबकि एक औसत निवेशक वो खरीदो, रोक कर रखो और प्रार्थना करो वाली सोच रखता है। वो बाजार के गिरने के डर से जीता है। तो लक्ष्य है सिक्के के दूसरे पहलू को देखना और उस दुनिया में काम करना सीखना जहां पैसा एक औजार है, समस्या नहीं। ठीक है, तो अगर किसी को ये नजरिया अपनाना हो तो पहला कदम क्या होगा? मतलब मानसिकता तो ठीक है, पर उसे हकीकत में कैसे उतारा जाए? यहां पर वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी की भूमिका आती है। अमीर डैडी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को जादुई गलीचा कहते थे। जादुई गलीचा, ये एक दिलचस्प शब्द है। ज्यादातर लोगों के लिए तो ये शब्द ही डरावने लगते हैं। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। हाँ, लगता है ये सब अकाउंटेंट का काम है। बिल्कुल। और यही फर्क है, अमीर इसे अपना काम समझते हैं और इस गलीचे पर उड़ने का सबसे पहला और जरूरी सबक है संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। और किताब इसकी एक बहुत ही सरल परिभाषा देती है। बहुत ही सरल। संपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है और दायित्व आपकी जेब से पैसा निकालता है, बस। सुनने में तो ये मतलब बहुत सीधा लगता है, एसेट पैसा डालता है, लायबिलिटी निकालती है। हाँ, परिभाषा बहुत सरल है। लेकिन असल जिंदगी में ये इतना आसान नहीं है। और यहीं पर किताब उस सबसे बड़ी धारणा को चुनौती देती है। बिल्कुल, कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, ये बात कई लोगों को हजम नहीं होती। क्योंकि हम सब यही सुनकर बड़े हुए हैं। लेकिन कियोसाकी के नजरिए से देखें तो आपका घर आपकी जेब में पैसा डालता है क्या? नहीं, उल्टा निकालता है। प्रॉपर्टी टैक्स है, मेंटेनेंस है, लोन की किश्तें हैं। सही बात है। तो उनके कैश फ्लो के हिसाब से वो एक लायबिलिटी हुई, संपत्ति नहीं।
अमीर डैडी तो मजाक में ये भी कहते थे कि आप असल में कभी रियल एस्टेट के मालिक होते ही नहीं, सरकार होती है। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स देना बंद कर दें तो पता चल जाएगा। हाँ, तो पता चल जाएगा कि असली मालिक कौन है। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पर, क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? मान लीजिए किसी ने सही समय पर घर खरीदा और उसकी कीमत बहुत बढ़ गई, तो वो जो कैपिटल गेन है वो एक तरह की संपत्ति नहीं हुई? ये बहुत जरूरी सवाल है, और किताब कैपिटल गेन को नकारती नहीं है, लेकिन वो उसे निवेश नहीं मानती। वो उसे अटकलबाजी यानी स्पेकुलेशन मानती है। अच्छा। आप बस उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में कोई आपको ज्यादा दाम देगा। असली निवेश का आधार है कैश फ्लो, मतलब आज, अभी आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है। अमीर लोग दोनों खेलते हैं, पर उनकी नींव हमेशा कैश फ्लो होती है। तो ये कैश फ्लो पैटर्न ही है जो अमीरों को मध्यम वर्ग से अलग करता है। किताब में से बहुत अच्छे से समझाया गया है ना? हाँ, 3 हिस्सों में। देखिए, गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो एक सीधी लाइन है। नौकरी से पैसा आया और सीधे खर्चों में चला गया। रेंट, खाना, टैक्स। महीना खत्म, पैसा खत्म। बिल्कुल, बैलेंस शीट लगभग खाली। अब आते हैं मध्यम वर्ग पर, जो शायद ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। जैसे ही उनकी आय बढ़ती है, वो घर, कार, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, मतलब बड़े-बड़े दायित्व खरीद लेते हैं, जिन्हें वो गलती से संपत्ति समझ बैठते हैं। सही कहा। और इससे उनके खर्चे और बढ़ जाते हैं। तो उनकी बढ़ी हुई सैलरी उनके एसेट कॉलम में नहीं जाती, वो सीधे लायबिलिटी कॉलम को भरने में चली जाती है, और वो उस भेड़चाल या रैट रेस में फंस जाते हैं। कभी ना खत्म होने वाली दौड़। और फिर आते हैं अमीर। वो अपनी आय का इस्तेमाल संपत्ति बनाने में करते हैं। ऐसी चीजें जो उनकी जेब में पैसा डालें। जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, या शेयर जिससे डिविडेंड मिले। हाँ, या बॉन्ड जिससे ब्याज मिले, या कोई बिजनेस। उनका कैश फ्लो वो एसेट कॉलम से होकर इनकम कॉलम की तरफ बहता है, जिससे उनकी आय और बढ़ती है और वो उस आय से और संपत्ति खरीदते हैं। ये एक साइकिल है जो खुद को मजबूत करती जाती है। और ये कैश फ्लो पैटर्न का फर्क ही किताब के सबसे मशहूर मॉडल की नींव रखता है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जब मैंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मेरे लिए ये दिमाग खोलने वाला था। ये वाकई शक्तिशाली मॉडल है। इसने मुझे समझाया कि क्यों दो लोग एक जैसी तनख्वाह कमाकर भी आर्थिक रूप से बिल्कुल अलग-अलग जिंदगी जीते हैं। बिल्कुल, वो समाज को 4 तरह के लोगों में बांटता है, इस आधार पर कि उनका पैसा आता कहां से है। क्वाड्रेंट के बाएं तरफ हैं ई और एस। ई मतलब एम्प्लॉय यानी कर्मचारी। हाँ, वो सुरक्षा चाहते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं। उनका मंत्र है, मुझे एक सुरक्षित, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी चाहिए। और फिर है एस, सेल्फ एम्प्लॉयड या स्पेशलिस्ट। ये लोग अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील या छोटे दुकानदार। ये बेहतरीन काम करने में विश्वास रखते हैं और कहते हैं, अगर काम अच्छे से करवाना है तो खुद करो। और इन दोनों में मतलब बाएं तरफ की एक आम बात यह है कि ये लोग पैसे के लिए अपना समय बेचते हैं। अगर वो काम करना बंद कर दें तो पैसा आना भी बंद। ये एक्टिव इनकम है। बिल्कुल। और फिर आता है क्वाड्रेंट का दायां हिस्सा, जहां बी और आई हैं। बी का मतलब है बिजनेस ओनर, व्यवसाय का मालिक। हाँ, ये वो लोग हैं जो एक सिस्टम के मालिक होते हैं और होशियार लोगों को उस सिस्टम को चलाने के लिए काम पर रखते हैं। ये ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों को नौकरी देते हैं। और आखिर में आय यानी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर, ये लोग अपने पैसे से और पैसा बनाते हैं। उनका पैसा उनके लिए काम करता है, उन्हें काम करने के लिए वहां रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एस और बी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत छोटा लगता है पर है बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। एक एस जैसे एक सफल सर्जन बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन वो खुद ही सिस्टम है। अगर वो 6 महीने की छुट्टी पर चला जाए तो उसकी आमदनी 0 हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन एक बी जिसके पास अस्पतालों की एक चेन है, अगर वो छुट्टी पर भी चला जाए तो भी सिस्टम काम करता रहता है और पैसा आता रहता है। यही असली वित्तीय स्वतंत्रता है। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो इस फर्क को और गहरा करती है, टैक्स। दुनिया भर में टैक्स कानून वो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के पक्ष में लिखे गए हैं। कैसे? बी क्वाड्रेंट वाले लोग पहले कमाते हैं, फिर अपने व्यापार के जरिए खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। अच्छा, मतलब कार, यात्रा, ये सब बिजनेस के खर्चे में दिखा सकते हैं। हाँ, जबकि ई क्वाड्रेंट वाले पहले कमाते हैं, सरकार तुरंत उस पर टैक्स काट लेती है और उन्हें बचे हुए पैसे से खर्च करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ आप कर पूर्व डॉलर से खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ कर पश्चात डॉलर से।
ये तो खेल के नियमों को ही पूरी तरह से बदल देता है। तो बिल्कुल इसका मतलब बी या आई क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए सिर्फ एक सिस्टम बनाना ही काफी नहीं है, नहीं। क्योंकि सिस्टम बनाने के लिए भी एक खास तरह की समझ और अनुभव चाहिए होगा। बिल्कुल। और यहीं पर किताब एक परिष्कृत यानी सोफिस्टिकेटेड निवेशक बनने की बात करती है। सिर्फ पैसा होना आपको बी या आई क्वाड्रेंट में सफल नहीं बनाता। हाँ, लॉटरी जीतने वाले लोग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सही बात है। किताब कहती है कि एक अच्छा निवेशक बनने के लिए 3 ई की जरूरत होती है। एजुकेशन यानी शिक्षा, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, और एक्सेसिव कैश यानी अत्यधिक पैसा। और इनमें से शायद अनुभव सबसे मुश्किल है, क्योंकि अनुभव का मतलब है गलतियां करना, और हमें तो बचपन से गलतियों से डरना सिखाया गया है। यही तो बात है। अमीर डैडी का मानना था कि आप अपनी सफलताओं से कहीं ज्यादा अपनी असफलताओं से सीखते हैं। उनका एक दिलचस्प नजरिया था इस पर। हाँ, वो कहते थे कि अगर आप 10 निवेश करते हैं तो 3 शायद बहुत अच्छे चलेंगे, 5 औसत रहेंगे और 2 शायद विनाशकारी होंगे। लेकिन आप उन्हीं 2 विनाशकारी निवेशों से सबसे ज्यादा सीखेंगे। वो आपकी शिक्षा का हिस्सा हैं। ये हमारी स्कूल के समझदारी के बिल्कुल उल्टा है। स्कूल में आप गलती करते हैं, आपको F ग्रेड मिलता है, आपको सजा मिलती है। और निवेश की दुनिया में आप गलती करते हैं, आपको एक सबक मिलता है जो आपको भविष्य में और अमीर बना सकता है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक अवरोध है जिसे पार करना होता है। तो सवाल उठता है कि ये अनुभव कैसे हासिल किया जाए? क्या अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़कर सीधे एक व्यवसाय शुरू कर दिया जाए? नहीं, किताब इसकी सलाह बिल्कुल नहीं देती। वो बहुत जोखिम भरा है। तो फिर प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? किताब नौकरी करते हुए पार्ट टाइम व्यवसाय शुरू करने की सलाह देती है। इससे आपको वो असली दुनिया का अनुभव मिलता है, वो व्यावसायिक योग्यता मिलती है जो पैसा बनाने के लिए जरूरी है। मतलब ये आपको बी क्वाड्रेंट के कौशल सीखने का एक सुरक्षित मैदान देता है। बिल्कुल। लेखक ने इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने खुद सेल्स सीखने के लिए ज़ेरॉक्स कंपनी में नौकरी की, जबकि उनके पास बेहतर मौके थे। हाँ, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अमीर डैडी कहते थे, अगर तुम बेच नहीं सकते तो तुम एक सफल उद्यमी नहीं बन सकते। ये एक ऐसी योग्यता है जो किसी भी बिजनेस की जान होती है। और मुख्य ध्यान एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने पर नहीं, बल्कि एक बेहतरीन व्यवसाय बनाने पर होना चाहिए। बहुत से एस क्वाड्रेंट के लोग सोचते हैं कि अगर वो सबसे अच्छा बर्गर बनाते हैं तो वो सफल हो जाएंगे। लेकिन मैकडॉनल्ड्स सबसे अच्छा बर्गर नहीं बनाता। नहीं बनाता। वो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा बिजनेस सिस्टम चलाता है। बिल गेट्स ने ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने उसे खरीदा और उसके चारों ओर एक बेहतरीन व्यवसाय बनाया। व्यवसाय बनाने से आपको वो अनुभव मिलता है जो आपको बी और आई क्वाड्रेंट में चाहिए। तो अगर हम इस सारी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि निवेश सिर्फ शेयर बाजार में पैसा लगाने का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक मानसिकता है, ये वित्तीय साक्षरता हासिल करने की एक प्रक्रिया है, और ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से की ओर बढ़ने की एक यात्रा है। सही कहा। ये दायित्वों के बजाय संपत्ति बनाने के बारे में है जो आपके लिए कैश फ्लो उत्पन्न करे। ये अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाने के बारे में है, न कि जीवन भर पैसे के लिए काम करते रहने के बारे में। और अब हम वापस उसी बच्चे की कहानी पर आते हैं जो समंदर किनारे खड़ा था। अब हम समझ सकते हैं कि अमीर डैडी का जवाब मेरा व्यवसाय से खरीद सकता है कितना गहरा था। वो सिर्फ जमीन नहीं खरीद रहे थे, वो अपनी बी और आई क्वाड्रेंट की ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। एक ऐसा सिस्टम जो उनके बिना भी संपत्ति खरीद सकता है। और इसी सोच के साथ किताब हमें एक आखिरी पहेली के साथ छोड़ती है। वो पूछती है, आप पैसे खर्च किए बिना अपने संपत्ति वाले कॉलम में कोई संपत्ति कैसे बना सकते हैं? ये तो एक असंभव सी बात लगती है, बिना पैसे के संपत्ति। और इसका जवाब है विचारों में। जब लेखक ने बचपन में पुरानी कॉमिक बुक्स इकट्ठा करके एक लाइब्रेरी बनाई और बच्चों से पढ़ने के लिए 10 सेंट लेना शुरू किया, तो उन्होंने बिना कोई नया पैसा खर्च किए एक संपत्ति बना ली थी। तो असली संपत्ति वो कॉमिक बुक्स नहीं थी? नहीं, असली संपत्ति वो विचार था। वित्तीय बुद्धिमत्ता ही असली संपत्ति है। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसे कौन से अदृश्य विचार या ज्ञान हैं जिन्हें एक आय उत्पादक संपत्ति में बदला जा सकता है।